मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको विधेयक सेगमेंट में लेटेस्ट रूलिंग माननीय हाई कोर्ट के संबंध में और लेटेस्ट जजमेंट माननीय हाई कोर्ट के संबंध में आपको मैं बताना चाहता हूं। विधिक व्यवसायियों की मांग पर आज मैं आपको यदि विधिक सेगमेंट में माननीय हाई कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट प्रोनाउंस हुए हैं उनके संबंध में कुछ विधिक जानकारियाँ अपने विधि व्यवसायियों को, नए युवा वर्ग को, अन्य जो भी विधि व्यवसायी हैं उनको मैं देना चाहता हूँ। मित्रों, आज विधिक सेगमेंट में ये भारतीय दंड संहिता 1860 का एक अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है, 2010 का 2 इलाहाबाद क्रिमिनल जजमेंट का है। ये माननीय श्रीमती पूनम श्रीवास्तव एवं माननीय श्री SC अग्रवाल न्यायमूर्ति, तेजपाल बनाम दर्शन पाल एवं अन्य के मामले में निर्णय दिया गया है। इसमें मित्रों मामला था ये धारा 302/34, 307, 336, 504, 506 और आयुध अधिनियम दफ़ा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत सब ये निर्णय दिया गया है कि साक्षियों की सम्मिलित तथ्य और साक्षीगण पक्षद्रोही घोषित अभिकथित दुर्घटना घटित हुई थी, पर इसमें हाकिम सिंह के घर के सामने अभियोजन का कथन अस्वीकृत के योग्य नहीं है। मृतक की पत्नी और पुत्र के साथ प्रथम सूचनाकर्ता प्रार्थी के उपकृत हुए। उन्होंने अभिकथन किया कि अज्ञात हमलावरों ने अपने तमंचे से गोलियां चलाई थी, क्योंकि किसी भी साक्षी द्वारा अपुष्ट नहीं है। अभियोजन के मामले का समर्थन करते हुए अभियुक्त साक्षी 1 के पूर्व कथन को दोष सिद्ध का निर्णय मान्य नहीं ठहराया जा सकेगा। इसके संबंध में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट दिया गया है। तो इसी क्रम में मित्रों हम अब आपको और अगला जजमेंट के संबंध में बता रहे हैं साइटेशन। तो ये जजमेंट ये भी 2010 का है मित्रों। ये माननीय विजय कुमार वर्मा न्यायमूर्ति, ये बिमलेश बनाम स्टेट ऑफ राज्य के संबंध में निर्णय दिया गया था अपील के संबंध में। ये धारा 190 क्लाज 1 था 200, 209, 482 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304-36 आवेदक की अंतिम रिपोर्ट के व्यक्त करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 437 के अधीन विचारण का मामला करते हुए समन किया गया। दंड प्रक्रिया धारा 190 क्लाज 1 के अधीन संज्ञान ग्राह्य सामग्रियों जैसे अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध प्रतिवाद याचिका के समर्थन में शपथ पत्र के आधार पर नहीं लिया जा सकेगा। प्रतिवाद याचिका के परिवाद के रूप में माना जाएगा। ये निर्णय विजय कुमार वर्मा की खंडपीठ ने निर्णय दिया था। तो इस तरीके से मित्रों ये अगला इसमें आदेश पारित करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो ये निर्णय नेक्स्ट 2010 का है, ये इलाहाबाद का क्रिमिनल जजमेंट है मित्रों। माननीय योगेंद्र कुमार मंगलम न्यायमूर्ति है, गिरीश भारती स्टेट राज्य के अपील दिया है दांडिक अपील में। तो इसमें ये मित्रों व्यवस्था दी गई है धारा 200 और धारा 482 पराक्रम लिखित अधिनियम, धारा 138 समन का आदेश, पराक्रम लिखित अधिनियम के अधीन मामले में धारा 138 चेक बाउंस का मामला है मित्रों के नोटिस की तामीली परिवाद और शपथ पत्र को विनिर्दिष्ट के रूप में उल्लिखित कर सम्यक अनुक्रम में अभियुक्त को नोटिस की तामीली की उपधारणा तद्रूप होती है। यथा अपेक्षित परिवाद को पर्याप्त विवरण प्रदत्त अभियुक्त के समन आदेश को हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया गया है। ये इलाहाबाद का जजमेंट है मित्रों। योगेंद्र कुमार मंगलम न्यायमूर्ति के द्वारा निर्णित किया गया है। तो इसमें यही निर्धारित किया गया है न्यायालय के द्वारा कार्रवाई के संबंध में आधार को ये नहीं पाया जाता है। ये अगला जजमेंट है मित्रों, ये 2010 का ये भी है। माननीय DR आज़ाद न्यायमूर्ति, ये रामपाल सिंह भदौरिया बनाम स्टेट ये अपील के निर्णय दिया गया है दांडिक अपील में। ये दंड प्रक्रिया धारा की संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 482 में ये कार्यवाहियों के अंतर्गत धारा 498 का 323, 504 और 506 दंड प्रक्रिया संहिता सयपत्री धारा 3/4 प्रतिषेध अधिनियम दांडिक कार्रवाइयों के मामले में तथ्यों और परिस्थितियों से का नहीं कोई जा सके। आवेदकों के विरुद्ध कोई भी अपराध निर्मित नहीं है। तथ्य विवादित प्रश्नों को
निर्णयन और न्यायालय के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन नहीं किया जा सकेगा। अभियुक्त को विवादित प्रतिरक्षा पर इस प्रकरण पर विचार नहीं किया जा सकेगा। आवेदकों को उचित आवेदन के माध्यम से अभियुक्त का अधिकार है। ये माननीय D.R. आज़ाद न्यायमूर्ति के द्वारा निर्णित किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये निर्णित किया गया है। ये अगला जजमेंट है मित्रों, ये माननीय श्रीकांत त्रिपाठी न्यायमूर्ति 2010 का ये भी जजमेंट है, दांडिक निर्णय दिया गया है। ये राम कुमार बनाम अपीलार्थी है, बनाम स्टेट, ये दांडिक निर्णय ये 324/34 2 सिद्धि के संबंध में निर्णय दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध को जुर्माना या कारावास दोनों के दंडनीय है। अपीलार्थी पहले से कुछ महीने कारागार में रह चुका है। 29 वर्षों के पश्चात उन्हें दोबारा कारागार भेजना उचित नहीं है। अतः केवल जुर्माने को दंड से निरूपित न्याय हित में केवल जुर्माने का दंड लागू हो, केवल 3000 रुपये जुर्माने का भुगतान करने के लिए दंडादेश। मात्र इसमें इसके संबंध में मामलों 324 के संबंध में माननीय हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इसमें मात्र 3000 रुपये का इसके ऊपर जुर्माना निरूपित किया गया और बाकी दोष मुक्त कर दिया गया है। ये माननीय श्रीकांत त्रिपाठी न्यायमूर्ति इलाहाबाद का जजमेंट है 2010 का। ये जजमेंट ये मित्रों आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी क्रम में मित्रों ये अगला जजमेंट है, ये भी 2010 का ही है। ये माननीय शशिकांत गुप्ता न्यायमूर्ति राजेश पाल बनाम स्टेट ऑफ राज्य का निर्णय दिया गया है। इसमें ये 1973 की धारा 439 जमानत पे निर्णय दिया गया है कि आवेदक के 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटर की बरामदगी का भी कथन, किंतु कोई स्वतंत्र साक्षी पेश नहीं है, मिथ्या फंसाने का अभिभाग जमानत प्रदत्त। ऐसी स्थिति में अगर मान लिया 2 गाड़ियों का मामला पाया जाता है और कोई ऐसा साक्षी नहीं पेश किया गया है तो ये जमानत इसको माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा इसको जमानत दे दी गई है। ये शशिकांत गुप्ता के द्वारा ये 2010 का है। ये क्रिमिनल जजमेंट इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। ये माननीय श्रीकांत त्रिपाठी न्यायमूर्ति का भी है। इसमें दांडिक प्रक्रिया संहिता 1900 धारा 133, 137, 138 लोक उपताप, सार्वजनिक मार्ग की विद्यमानता और संबंधित विवाद, धारा 137 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसरण किया जाएगा। धारा 138 के अधीन कार्रवाइयाँ उचित नहीं है। धारा 138 के अधीन पारित आपास किए जाने के लिए दायी है। इसमें ये जजमेंट दिया गया है 2010 का, ये क्रिमिनल जजमेंट दिया गया है। और इसी क्रम में मित्रों 2010 ये भारत का उच्चतम न्यायालय का एक जजमेंट है। तो इसको हम मित्रों आगे हम डिफाइन करेंगे। अभी हम आपको मित्रों केवल माननीय हाई कोर्ट के जजमेंट के संबंध में हम आपको बता रहे हैं। ये इलाहाबाद का 2010 का जजमेंट है मित्रों। ये उत्तर प्रदेश ये है माननीय SNH जैदी न्यायमूर्ति के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का माननीय जजमेंट है 2010 का। ये उत्तर प्रदेश गुंडा एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 धारा 16 संपत्ति की कुर्की मुक्ति हेतु आवेदन। जिला मजिस्ट्रेट के अभिकथित गुंडा के बहनोई की संपत्तियों की कुर्की की गई थी। गुंडा के बहनोई की संपत्तियों की कुर्की की गई थी। अतः संपत्तियों के अभियुक्त के लिए आवेदन करने के लिए प्रत्यार्थीगण को सुने जाने का अधिकार है। गुंडा समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986-16 की संपत्ति की कुर्की राजस्व अभिलेख के कुर्क किया गया। भूखंड अभिकथित गुंडा के बहनोई प्रत्यार्थी के नाम थी। संपत्ति ग्रह विधि अभिकथन को बिना त्रुटिपूर्वक कुर्क किया गया। प्रत्यार्थी के पक्ष में मुक्त किए जाने के लिए दायी है। ऐसी स्थिति में अगर गुंडा अधिनियम के अंतर्गत अगर जो अभियुक्त है और उसके अन्य रिश्तेदार के नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है उसको भी उसी परिधि में अगर ला करके राज्य सरकार द्वारा प्रूव कर ली जाती है तो ये गलत है। इसके संबंध में माननीय हाई कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया है कि ये गलत है और उस प्रॉपर्टी को मुक्त किया जाए। ये अगला जजमेंट मित्रों इसी क्रम में माननीय इलाहाबाद का है। तो इसके संबंध में हम आपको विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं। ये जजमेंट है 2010 का है ये, किंतु माननीय उच्चतम न्यायालय का है।
इसलिए अभी हम आपको मात्र केवल माननीय हाई कोर्ट के जजमेंट के संबंध में बताएंगे। उच्चतम न्यायालय के जजमेंट जो है अगले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट अभी हम आपको डिस्कशन करेंगे। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट इनका भी हम आपको हवाला देंगे। ये एक माननीय इलाहाबाद का उच्च न्यायालय का जजमेंट है। तो माननीय विनीत शरण BN शुक्ला का ये जजमेंट है मित्रों। 302 में जजमेंट दिया गया है, 302/34 में। दोषी दंडादेश के वैधानिक एतत्पद के द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा। अपीलार्थी द्वारा इसकी आशय से ये मात्र कायद किया गया कि उसमें मृत्यु संभावित होगी। अपीलार्थी 8 वर्षों से अधिक समय से कारावास में रहा। धारा 304 उसे पार्ट 2 के अधीन अपराध किए जाने का आजीवन कारावास से पहले ही भुगत गई है। अवधि तक कम किया गया है। जो भी पहले जेल में बिताई गई अवधि को भुगतान कर चुका है अभियुक्त, उसको उसमें समायोजित किया जाएगा। बाकी उसको दंडादेश देते हुए उसको मुक्त किया जाएगा। ये मित्रों अगला जजमेंट है माननीय श्रीकांत त्रिपाठी। ये भी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। ये इसमें निर्णय दिया गया है श्री गोरेलाल बनाम स्टेट के अपीलार्थी में, दांडी का अपील में 1973 की। ये धारा 397 जमानत पुनरीक्षण अभियुक्त किशोर से इनकार कोई अभिकथन निष्कर्ष नहीं किया गया। मुक्त किए जाने के पुनरीक्षण करता रिवीजन करता अपराधियों की संगत में आ जाएगा। वह नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरा होगा। अतः न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता की जमानत पर मुक्त किए जाने का निर्देश दिया। ये किशोर न्यायालय के संबंध में ये जजमेंट दिया गया है कि उसके संबंध में रिवीजन के संबंध में जो निर्णय दिया गया है, तो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा उसको जमानत दे दी गई है। ये श्रीकांत त्रिपाठी जी माननीय हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जी हैं, उनका ये जजमेंट है। ये इसी क्रम में मित्रों इस विधिक सेगमेंट में हम आपको हाई कोर्ट की ये जानकारियाँ दे रहे हैं। और ये जो क्रिमिनल की जजमेंट जो हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, उपयोगी है मित्रों। एक ये जजमेंट है मित्रों 2010 का है। ये माननीय विनोद प्रसाद के न्यायमूर्ति जी हैं। ये सुजीत कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का है। ये दांडिक अपील है 1973/482। ये दांडिक अभियोजन विद्वेषपूर्ण अभियोजन को जारी और अनुमति प्रदान करना न्याय की विफलता होगी और रोका जाना। ये दांडिक विचारण की स्त्री धन का दावा भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन जो स्त्री धन होता है उसके दावा जो है अधीन परिवाद जो कि वस्तुतः दोनों पति और पत्नी के लिए भी थी और भेंट करे उसके संबंधियों के लिए थी और स्त्री धन का धारण वो क्षेत्रांतर्गत नहीं आते हैं। ये इसका 406 में विश्वास का भंग, परिवाद, स्त्री धन के दावे के संबंध में का और पति का छा उसके माता पिता और छोटा भाई बहन चचिया ससुर के विरुद्ध परिवाद अवगठित किया गया है। जहाँ तक अभियुक्त पति का संबंध है, विश्वास के भंग को करने के लिए स्त्री धन का दुरुपयोग करने के लिए दोषी हो सकता है। पति जो है स्त्री धन के लिए दोषी हो सकता है, किंतु जहाँ तक शेष अपीलार्थीगण हैं उसके चचिया ससुर अन्य जो रिलेटिव हैं अभियोजन उनका कुछ बल की कष्टकार और दुर्भावनापूर्ण है और निरंतर कहने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। इसमें मित्रों स्त्री धन के संबंध में ये निर्णय दिया है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। ये हम आपको विषय बता दें कि जो भी स्त्री धन के संबंध में अगर हड़प कर लेता है पति, तो उसके संबंध में निर्णय दिया गया है कि स्त्री धन जो पत्नी का होता है उसमें पति लायबुल है, वो स्त्री धन पति को देना होगा जो भी उसके द्वारा पति के द्वारा स्वीकार किया गया है और उसके पत्नी के द्वारा उसके माता पिता के द्वारा दिया गया है, तो वो धन उसको पत्नी को दे है और वो धन देना पड़ेगा 406 के अंतर्गत। इसमें जो है अन्य जो उसके परिवार के हैं पक्षकार जो है वो पक्षकार इसमें जो है इस धन के संबंध में दायी नहीं होंगे। इसमें सिर्फ पति को ही लायबुल ठहराया गया है। ये दहेज के संबंध 498, 323, 504, 506 में उसकी बात अगर कभी ये होता है मित्रों कि उसमें ये समस्या आ जाती है कि वो दहेज का सामान वापस नहीं करते हैं, डिस्पोजल मामले करा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्णय दिया गया है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कि इसका पति लायबुल है और पति जो भी उसका दहेज प्राप्त किया हो वो उसको देना पड़ेगा। ये माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जजमेंट है मित्रों।
और 1860 धारा 304 खा में दिया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम सेक्टर धारा 3/4 मृतक के उसके विवाह के 30 दिनों के भीतर मृत्यु और 40,000 रुपये के 4 लाख की कार से संबंधित दहेज की मांग युक्त संदेह से साबित और दहेज को पूरा न करने के कारण पूर्णता साबित अपराध साबित करने और दोष सिद्ध की अपुष्ट होती है। इसमें मित्रों ये किया गया है जजमेंट दिया गया है कि 304 बी में एक हत्या का दोषी पाया जाता है, 4 लाख की कार और 30 दिन के अंदर भी उसकी पीड़िता की मृत्यु कारित की जाती है, तो ये दहेज की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इसके संबंध में माननीय हाई कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया है कि वो दायी है। अगर 30 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है और 4 लाख की कार जो है जो दी गई है और उसके संबंध में अभी और दहेज की डिमांड किया है, तो ये उसके लिए मित्रों जो है ये घातक है और इसके संबंध में वो दायी ठहराया गया है। ये क्रिमिनल जजमेंट है मित्रों, ये 2010 के हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1860 धारा 3(2)(10) अंतर्गत विशेष जिला मजिस्ट्रेट की ओर से असमयक विलम्ब हुआ, सरकार के माध्यम से सलाहकार ये मित्रों है माननीय श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, SC अग्रवाल न्यायमूर्ति, ये मन्नू सिंह बनाम भारत संघ में जजमेंट दिया गया है। तो इसमें ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 3 क्लास 2 धारा 10 के अंतर्गत निरोध जिला मजिस्ट्रेट की ओर से यह समय विलम्ब हुआ और सरकार के माध्यम से सलाहकार परिषद को याची प्रत्यावेदन अग्रसारित करने के लिए विलम्ब सद्भावपूर्ण नहीं है और उचित रूप से स्पष्ट नहीं, अतः धारा 10 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। परिणाम स्वरूप निरोध आदेश अविरोधक किया गया। इस कारण से निरोध आदेश को अभिखंडित किया गया है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के संबंध में रास्ता जो लगा दी जाती है 1960 धारा 10 के अंतर्गत निरोध के आधार पे, तो ये इसको आदेश को अभिखंडित किया गया है माननीय इलाहाबाद के द्वारा। तो ये राज्य सरकार अगर मनमानी तरीके से इस तरीके से कार्रवाई करती हैं तो ये राज्य सरकार ने उसको निरस्त कर दिया है, अखंडित कर दिया है। ये 2010 की है माननीय बीरेन्द्र सिंह न्यायमूर्ति, ये संधू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का ये दांडी का अपील है। ये धारा 378 और 399 धारा 398 और 399 401 दोष मुक्ति का आदेश, उसके विरुद्ध कोई भी पुनरीक्षण पोषणी नहीं है। विद्वान न्यायाधीश विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दोष मुक्ति के आदेश को पुनरीक्षण करने हेतु सशक्त नहीं था, लेकिन अपील दाखिल की जा सकेगी। दांडिक पुनरीक्षण साबित पुनरीक्षण को शक्तियों को बहुत व्यापक है किंतु शुद्ध रूप से विवेकी है। इसमें मित्रों ये किया गया उसके संबंध में जो भी उसको दोष मुक्ति के संबंध में उसके रिवीजन दायर किया कि नहीं, इसके संबंध में ये अगर रिवीजन लाता है दोष मुक्ति ये पोटली माननीय इलाहाबाद के द्वारा नहीं माना गया है। ये 2010 का ही जजमेंट है माननीय श्रीमती पूनम श्रीवास्तव और SC अग्रवाल डबल बेंच का ही जजमेंट है और श्यामवीर सिंह बनाम स्टेट के संबंध में निर्णय दिया गया है। ये धारा 302 201 दोष सिद्ध के अपील के संबंध में ये निर्णय दिया गया है कि विश्वसनीय परिस्थितियों में किसी भी परिस्थिति को साबित नहीं किया गया है। मृतक की हत्या कारित करने के लिए किसी हेतु को साबित नहीं किया जा सका, इसका कोई साक्ष्य नहीं था। मृतक की अपीलार्थी से भेंट हुई। मृत शरीर की एक खुले गटर में बरामदगी स्वयं ये दोषारोपण योग्य परिस्थिति नहीं है जो अपीलार्थी के दोष को साबित कर सकती है। तथ्यों से अपीलार्थी संदेह का लाभ का हकदार है। तो इसमें मित्रों संदेह का लाभ दिया गया है 302 और 201 के मामले में। इसको माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो सज़ा दी गई है उसको दोष मुक्त कर दिया गया है। ये हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारण किया गया है। गटर में खुले गटर में उसकी लाश पाई जाती है और जिसमें न्यायालय द्वारा उसको दोषित किया गया था, तो इसको अपील को दोष मुक्त कर दिया गया। ये माननीय 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। विनोद प्रसाद न्यायमूर्ति, ये PRA बनाम राज्य का है, दांडिक है। ये धारा 325 34 दोष सिद्ध अपील। अभियुक्त 4 सगे भाई हैं, उन्होंने अपनी दोष सिद्ध की चुनौती दी है। उनके विरुद्ध अभिकथन को उन्होंने एक पानी के चैनल को समीप एक भोथरी वस्तु से मृतक की हत्या कारित की और दोष सिद्ध के विरुद्ध अपील का प्रथम अपील क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य के
पर साथ साथ साक्ष्य भी खो चुके हैं और पुनरीक्षण का निर्देश अभियुक्त व्यक्तियों के प्रति बहुत अनुचित होगा। इस अपील को अनुज्ञात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है तथा दोषी देव दंडादेश की आपात करने का अपीलार्थी का निरूपित किया गया है। ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का है ये जजमेंट है। तो इसके संबंध में मित्रों यही व्यवस्था दी गई है। और ये मित्रों ये भारतीय उच्चतम न्यायालय की जजमेंट है। उच्चतम न्यायालय की जजमेंट हम आगे मित्रों डिफाइन करेंगे। अभी आज के हम विधिक सेगमेंट में सिर्फ माननीय हाई कोर्ट के जजमेंट का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हवाला, और ये जानकारी आपको माननीय हाई कोर्ट की ही जजमेंट 2010 का एक जजमेंट है। माननीय रविंदर सिंह न्यायमूर्ति उत्तर प्रदेश राज्य विजय कुमार कमल के निर्णय दिया गया है। इसमें ये मित्रों अन्वेषण अधिकारी के द्वारा आवेदन को विपक्षी पक्षकार 1 व 2 को 3 दिनों के लिए पुलिस अभिरक्षा में प्रेषित किया जाए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निरस्त विपक्षी पक्षकार 1-2 की न्यायिक अभिरक्षा में थे। विद्वान मजिस्ट्रेट के विरुद्ध विद्वान क्रियाकलाप को निवारण अधिनियम 1967 2006 क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 2006 अधिनियम 35 के द्वारा संशोधित किया गया है और धारा 43 घ संशोधित प्रावधानों को विचार नहीं किया गया है और नए सिरे से आदेश पारित किए जाने हेतु न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का उपयुक्त मामला है। ऐसे मामलों में यह है कि अगर कोई ऐसी सेक्शन चेंज होता है तो उसके संबंध में पुनः जो है आप दोबारा जो है मामला न्यायालय में ला सकते हैं। एक ये जजमेंट है मित्रों 2010 का है। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय नाहिद बनाम मुनीश न्यायमूर्ति राम प्रताप पांडे अन्य के जजमेंट दिया गया है डिवीजन के संबंध में। ये धारा 467, 468, 471, 420 के अधीन समन करते हुए पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आदेश अन्वेषण अधिकारी के द्वारा एकत्रित संपूर्ण साक्ष्य को परिशीलन करने के पश्चात पारित आदेश जिसमें सभी अभियुक्त पुनरीक्षणकर्तागण मित्रों ये 2010 का एक क्रिमिनल जजमेंट है। ये रिवीजन के संबंध में निर्णय दिया गया है। 467, 468, 471, 420 के अभिकथन करते हुए ये निर्णय दिया गया है कि ये 195 के अंतर्गत वर्जित नहीं है और अपेक्षित आदेश को अभिकथित नहीं पाई गई है। इसमें ये निर्णय दिया गया है कि अवर न्यायालय जो है उसी को आपात किया जाता है। ये जो आदेश पारित किया गया है तो आपात कर दिया गया है। ये 467, 68, 71 के विरुद्ध ये निर्णय दिया गया है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। ये 2010 का ही माननीय उच्च न्यायालय का एक दांडिक निर्णय है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट के संबंध में है। ये प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत 498 का 323, 504, 506, 3/4 दहेज प्रतिशत नियम प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिखंडित और अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने हेतु रिट याचिका पति और पत्नी के बीच सहमति की गई है और सहमति निबंधों के धनादेश के अंदर 3 ड्राफ्ट पत्नी को प्रदान किए गए हैं। पक्षकारों को परिवार के मित्रों और पूर्ण व्यक्तियों की सहायता से अपनी व्यथा को निवारण किया गया है। अतः न्याय हित में दांडिक कार्रवाइयाँ अभिखंडित की जानी चाहिए। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिखंडित और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने को निर्देश प्रदान किया गया है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, उसको स्वीकार किया गया है और ये इसके लिए ये निर्णित किया गया है। ये 2010 का है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। माननीय नाहिद आरा मुनीम यूनिस आरा व यूनिस न्यायमूर्ति हैं श्रीमती कल्पना ओझा रामलाल ओझा का ये निर्णय दिया गया है। दांडिक निर्णय है ये 1973। 150 संबंध में मित्रों 125 CRPC भरण पोषण के संबंध में निर्णय दिया गया है। 1973 CRPC के अंतर्गत प्रावधानित किया गया। इसमें पत्नी को आवेदन व्यक्ति तथा अवयस्क को आवेदन की तिथि से 800 रुपये प्रतिमाह की दर से भरण पोषण भत्ता प्रदान पुनरीक्षण विधिक रीत से विवाहित पत्नी है और उसके पास आजीविका का कोई स्रोत नहीं है, वह स्वेच्छा से पृथक रूप से नहीं रह रही है। पत्नी की भरण पोषण से इंकार किए जाने का विस्तार तक अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश आपात और बालक को प्रदत्त भरण पोषण मान्य मामला नए सिरे से विनिश्चित करने के लिए अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित मामला पुनः के लिए फिर माननीय लोअर कोर्ट को निर्देशित कर दिया गया है और ये निर्णय दिया गया है कि उसको जो है जो मेंटेनेंस दे रहा है वो मेंटेनेंस को देना पड़ेगा।
ये इलाहाबाद 2010 का है जजमेंट मित्रों। 482 के अंतर्गत आवेदन धारा 498A 323 504 504 3/4 DPA के अंदर निर्णय दिया गया है। ये एक कार्रवाई को अभिकंठित किए जाने के लिए है। ये वहाँ एक वैवाहिक विवाद है। आवेदक संख्या 1 के साथ आवेदक संख्या 2 विपक्षीगण पृष्ठा 2 और आवेदक 2 आवेदक 4 के अंतर्गत के पक्षकारों के बीच समझौते के निर्बंधन हो चुके हैं। यदि दांडिक विचारण की जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो कोई लाभदायी उद्देश्य नहीं होगा, अतः कार्रवाइयाँ अवखंडित की जाती हैं। इसके संबंध में निर्णय दिया गया 2010 माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा माननीय SC अग्रवाल और श्रीमती हस्बानी उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णित किया गया है। ये इलाहाबाद जजमेंट है माननीय उच्च न्यायालय का। ये माननीय श्रीकांत त्रिपाठी और न्यायमूर्ति के द्वारा ये दांडिक निर्णय दिया गया है। 1860-307 के मामले 2 सिद्धि के संबंध में निर्णय दिया गया है। अपीलार्थी की भूमिका केवल उपरत कर पकड़े जाने और सिवाय इसको कुछ नहीं था और घटना 1978 की है। तब से आज तक की 32 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो चुका। अपीलार्थी की 80 वर्ष की आयु प्राप्त हो चुकी है तथा अपनी आंखों से दृष्टि खो चुका है। अपीलार्थी पहले से भुगती गई अवधि तक 5000 रुपये जुर्माने से भुगतान करने की दंडादेश किया जाता है। 307 के संबंध में जो दंडादेश की अवधि के संबंध में लंबित होने के कारण उसको 5000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है और शेष सजा उसको मुक्त कर दी। 307 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का ये निर्णय दिया गया है। ये भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं। इसके संबंध मित्रों हम अगले सेगमेंट में बताएंगे। आज हम मित्रों मात्र उच्च न्यायालय के संबंध में निर्णय हम आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्रिमिनल जजमेंट के संबंध में जो निर्णय है ये के मान उत्तराखंड उच्च न्यायालय का निर्णय है मित्रों। इसमें ये माननीय प्रफुल्ल सी पंत न्यायमूर्ति विजय मैसेज दास और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के संबंध में ये निर्णय दिया गया। अभिवचन ये धारा 265 का 265 अंगा भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 420 467 471 धारा 467 अधीन अपराध अभियुक्त आवेदन ने अभिकथन को संपादन के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया। विद्वान विचारण न्यायालय इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अभियुक्त यह शपथ दिया है कि वह पूर्ववर्त दोष सिद्ध नहीं है। प्रतिकार के नियत तिथि के संबंध में पाए गए व्यथित होकर अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन पर दाखिल किया है। अब निर्धारित किया गया है कि विचारण न्यायालय अभिकथन को संज्ञान के आधार पर आवेदन पर को निरस्त कर विधक त्रुटि की है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अभिवचन को संपचरण को द्वारा स्वीकार करने के पश्चात मामले को निस्तारित कर देना चाहिए। विद्वान मजिस्ट्रेट को आदेश आपास्त अभियुक्त आवेदन पत्र का अनुज्ञात संज्ञान लिया गया है। ये निर्णय दिया गया है उत्तराखंड का है माननीय। ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जजमेंट 2010 का है मित्रों। दांडिक रिवीजन के संबंध में निर्णय दिया गया है। पराक्रम लिखित अधिनियम धारा 138 के अधीन परिवादी को पुनरीक्षण के अनुज्ञात करने के लिए अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश द्वारा आदेश पारित भले ही परिवाद वाद हेतुक की तिथि के पूर्व दाखिल किया जाए, इसके तथ्य नहीं किया जा सकेगा, किंतु विधिक नोटिस की तामील के तिथि के 15 दिन के पश्चात उस पर संज्ञान लिया जा सकेगा। 15 दिन के अंदर पुनरीक्षण न्यायालय ने पुनरीक्षण अनुज्ञात करने के पश्चात कोई अभिकथना को खारिज नहीं की थी। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 धारा 138 142 समन आदेश सुस्थापित और समन आदेश के विरुद्ध कोई वापस मांगने का आवेदन कोर्टनीय नहीं है। तो ये निर्णय दिया गया कि अगर मान लिया इसको परिवार का समन हो गया है तो इसको विड्रा करने का इसका कोई राइट नहीं है। समनिंग के आदेश के अगेंस्ट में निर्णय दिया गया है तो विड्रा ये नहीं हो सकता है। माननीय हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया इसके संबंध में। ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय का ही जजमेंट एक है मित्रों। 482 समन आदेश के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दंड प्रक्रिया संहिता 200 और 202 के अधीन उल्लिखित कथनों के आधार पर योजना नहीं की गई है और अवलोकन के अभिकथित खंडनों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 323, 504, 506 के अधीन अपराध प्रथम दृष्टया अभियुक्त के द्वारा कारित किया गया प्रतीत होता है। अतः इस एकमात्र के आधार पर समन आदेश अवखंडित किए जाने योग्य है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय मामले पुनरीक्षण करेगा। पुनः रिवीजन जो है
ये करेगा, इसका संबंध में रिवीजन जो करेगा, इसका खारिज नहीं किया गया है मित्रों। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा ये रिवीजन करेगा और इसके लिए जो अपराध कारित किया है उसके लिए वो दायी है। ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय का एक और निर्णय है मित्रों। ये माननीय प्रफुल्ल सी पंत और एस सी वर्मा 2010 का है। अर्जुन बनाम उत्तराखंड का निर्णय दिया गया है। इसमें धारा 302 और 394 2 सिद्धि के संबंध में अपील के निर्णय दिया गया है। ये प्रतिरक्षा में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। अभियुक्त अपीलार्थी के अपराध का आरोप का दोष सिद्ध पाया गया है। संपूर्ण मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया है। न्यायालय ने यह पाया कि अभियुक्त अपीलार्थी अर्जुन के नाथ के विरुद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला में उसके मृतका की हत्या कारित की है। उसने जेवरात की भी चोरी की थी। युक्त संदेश से परे साबित है। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष से न्यायालय सहमत है। तो इसके संबंध में निर्णय दिया गया है कि इसको जो है लाभ इसके संबंध में नहीं दिया गया है और जेवरात भी चोरी किए हैं, इसलिए उसको जो है न्यायालय किसी प्रकार के नहीं दिया है। इसी क्रम में मित्रों और ये माननीय इलाहाबाद की जो जजमेंट जो हैं ये हम और आपको बताएंगे। ये विधिक सेगमेंट में मित्रों कुछ हम आपको जजमेंट आज डिस्कशन कर चुके हैं। इसके संबंध में जो विधिक व्यवस्था में विधिक जानकारी दी गई हैं ये आपके लिए उपयोगी है मित्रों। ये क्रिमिनल जजमेंट मित्रों समय समय पर पढ़ते रहिए। इसलिए विधिक व्यवसायी को जो भी विधिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और क्रिमिनल जजमेंट जो है अगर दांडिक प्रैक्टिस कर रहा है, अगर क्रिमिनल फौजदारी की प्रैक्टिस वकालत माननीय न्यायालय के समझ कर रहा है तो उसे क्रिमिनल जजमेंट को ऑनलाइन यूट्यूब और वीडियो के माध्यम से, अन्य किताब के माध्यम से उसको समय समय पर जानकारी करते रहना चाहिए कि विधि व्यवसाय के लिए बहुत ही आवश्यक और इम्पॉर्टेंट है। इसी क्रम में मित्रों हम और आगे विधि लेटेस्ट जजमेंट हम आपको बताएंगे। मित्रों धन्यवाद।